अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमने पार्ट 1 की फिज़िक्स के एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं चैप्टर नंबर 1 के। चैप्टर नंबर 1 के हैं, ये चैप्टर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ठीक है। पहला है नेम सेवरल रेपिटेटिव फिनोमिनाज विच कुड सर्व एज रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड। ऐसे बार बार रिपीट होने वाले फिनोमिनाज लिखने हैं, ठीक है, उनके नाम लिखने हैं हमने जो जिनको हम टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर यूज़ कर सकें, यानी जिनकी मदद से हम अपने दिनों, घंटों, महीनों का हिसाब लगाते हैं, जिनकी मदद से हमने अपनी क्लॉक सेट की हुई हैं, वो वाले फिनोमिनास कौन से हैं। सबसे पहले तो हम रेपिटेटिव फिनोमिना की डेफिनेशन लिखेंगे। द फिनोमिना विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम इज रेपिटेटिव फिनोमिना। एक स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो खुद को दोबारा से रिपीट करना शुरू कर देता है, ऐसे फिनोमिना को रेपिटेटिव फिनोमिना कहते हैं। लेटिस वाइब्रेशन इन अ क्रिस्टल, क्रिस्टल के अंदर लेटिस की वाइब्रेशन, इसके ज़रिए हम अपनी एटॉमिक क्लॉक्स बनाते हैं। एटॉमिक क्लॉक्स में हमने सेट किया होता है कि फॉर एग्जांपल हमारा क्रिस्टल 10 टाइम वाइब्रेट किया है तो हमारा 1 सेकंड गुजर गया। ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। तो हमने उसके ज़रिए, बिल्कुल ऐसे नहीं होता, लेकिन मैं एग्जांपल समझाने के लिए दे रही हूँ कि इसमें हमने कहा कि क्रिस्टल वाइब्रेट किया 10 टाइम्स, तो हमने उसके लिए 1 सेकंड रख दिया कि वो 1 सेकंड होता है, ठीक होता है। द रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस, अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है, हमें पता है। वो अपने 24 घंटों में अपना एक रोटेशन कंप्लीट कर लेती है, ठीक। तो उसके ज़रिए हम किसका हिसाब लगाते हैं, हम दिन और रात का हिसाब लगाते हैं। उस अर्थ की रोटेशन से हमें पता चलता है कि हमारा एक दिन कंप्लीट हो गया, ठीक। उसके बाद मून, रोटेशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, हमें पता है कि मून जो है अपने अर्थ के अराउंड 27 डेज में अपनी 27 पॉइंट समथिंग डेज में ना अपनी एक रोटेशन कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। और लेकिन ये ना अपनी असल शक्ल में आने के लिए इसको 29 डेज लग जाते हैं, ठीक है। तो असल में हम कहते हैं कि 29 डेज में अपनी एक रोटेशन कंप्लीट करता है। तो उसके ज़रिए हम क्या बनाते हैं, हम अपने लूनर कैलेंडर्स बनाते हैं, इस्लामिक कैलेंडर्स। इस्लामी महीने जो हैं उनका हिसाब रोटेशन ऑफ मून के ज़रिए ही लगाया जाता है। तो हमारी रोटेशन ऑफ मून भी एक टाइम स्टैंडर्ड है। इस तरह चेंजेस ऑफ वेदर का चेंज होना भी हमारे लिए एक टाइम स्टैंडर्ड है कि हमें पता है कि वेदर जो होता है वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के दौरान ही चेंज होता है। जैसे सर्दियाँ जो होती हैं वो दिसंबर से, पाकिस्तान में दिसंबर से फ़ेब तक ही रहती हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि यही टाइम, इसी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में ये वेदर रहेगा। तो ये भी हमारे लिए टाइम स्टैंडर्ड का काम करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव ड्रॉबैक्स टू यूज पीरियड ऑफ पेंडुलम एज टाइम स्टैंडर्ड। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम को टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर क्यों यूज़ नहीं कर सकते, क्या उसके ड्रॉबैक्स हैं। हमें पता है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला है 2π√L/g। तो टाइम पीरियड कैन नॉट बी सर्व्ड एज रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड। रीज़न क्या है कि जो टाइम पीरियड है वो हमें पता है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और टाइम पीरियड जो है वो ग्रेविटेशनल जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम वेरीज विद जी के साथ वेरी करता है, ठीक है, क्योंकि जी पे डिपेंड करता है। एंड जी वेरीज विद आल्टीट्यूड, जी चेंज होगा तो टाइम टी भी चेंज होगा, ठीक है, और जी आल्टीट्यूड के साथ चेंज होता है। अब इसको समझाने के लिए मैं एग्जांपल दूंगी कि जब ग्रेविटेशन जी की वैल्यू कम हो जाती है तो टाइम पीरियड क्या होता है, बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल एक ग्राउंड सी लेवल पे या ग्राउंड पे रहने वाले लोगों का टाइम पीरियड जो है वो है, मतलब उनके पास एक टाइम पीरियड की क्लॉक है, पेंडुलम की क्लॉक है। एक है ऊंचाई पे पहाड़ों पे रहने वालों के पास एक टाइम पीरियड की क्लॉक है, ठीक। अब
नीचे तो जी की वैल्यू के हिसाब से चलो मैंने कह दिया कि एक टाइम हमने उधर उसमें सेट किया हुआ है कि एक पेंडुलम जब अपनी 100 वाइब्रेशंस कंप्लीट कर लेगा ना तो मेरा 1 घंटा गुजर जाएगा, ठीक है। नीचे वालों की 100 वाइब्रेशन के मुताबिक 1 घंटा गुजर रहा है। लेकिन जब वो जो ऊपर पहाड़ों पे रहते हैं उनके लिए तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर जाने से जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। मतलब जो पेंडुलम है वो अपनी 100 वाइब्रेशन देर से कंप्लीट करेगा। अगर वो देर से कंप्लीट करेगा तो फिर उनका 1 घंटा देर से कंप्लीट होगा ग्राउंड सी लेवल पर रहने वालों की निस्बत से। तो इस तरह तो वो कहें उन मतलब ये तो क्लॉक वेरी कर जाएगी ना, इसलिए यूज़ नहीं किया जा सकता। द लेंथ ऑफ पेंडुलम चेंज विद टेम्परेचर। इस तरह जो दूसरा इसकी है वो ये है कि जो पेंडुलम की जो लेंथ है वो टेम्परेचर के साथ चेंज करती है। मतलब टाइम पीरियड जो है वो लेंथ के पे डिपेंड करता है और लेंथ जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अब फॉर एग्जांपल अब हमने ना एक क्लॉक बनाई, विंटर में हम उसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो उसकी वजह उसमें उसकी लेंथ कम हो जाएगी, विंटर में टेम्परेचर कम होगा, लेंथ कम हो जाएगी, तो उसके हिसाब से टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, लेंथ कम हो गई, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। मतलब 100 वाइब्रेशन जल्दी जल्दी से कंप्लीट हो जाएंगी। और अगर वही क्लॉक जो है लेंथ बढ़ जाएगी, अगर हम समर में यूज़ करेंगे उस क्लॉक को तो लेंथ बढ़ जाएगी, सॉरी लेंथ कम हो जाएगी तो टाइम पीरियड भी कम हो जाएगा। अगर लेंथ कम हुई तो टाइम पीरियड भी कम हो जाएगा, अगर लेंथ कम होगी तो टाइम पीरियड भी कम हो जाएगा विंटर्स में, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, टाइम पीरियड कम होने की से मुराद ये है कि 100 वाइब्रेशन जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगी। अगर समर आएगा, समर में लेंथ क्या होगी, बढ़ जाएगी, लेंथ बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ेगा ना, टेम्परेचर बढ़ने से लेंथ बढ़ती है, तो टाइम पीरियड भी होगा, क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर टाइम पीरियड बढ़ेगा तो मतलब ये जो 100 वाइब्रेशन है मेरे 1 घंटा 100 वाइब्रेशन में कंप्लीट होता है, तो मेरे 100 वाइब्रेशन जो है मेरी वो क्या होंगी, देर से कंप्लीट होंगी। मतलब सर्दियों में हमारा 1 घंटा जल्दी कंप्लीट हो जाया करेगा, गर्मियों में हमारा 1 घंटा देर से कंप्लीट हुआ करेगा। ये तो वेरी कर गई ना क्लॉक, तो इसलिए हम इसके ड्रॉबैक्स यही हैं। उसके अलावा वाई डू यू फाइंड इट यूजफुल टू हैव 2 यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल एंड किलोग्राम। एक मोल है, एक किलोग्राम है, तो हम इन 2 यूनिट्स को क्यों यूज़ करते हैं, एक यूनिट काफ़ी क्यों नहीं है, उन्होंने ये पूछा है। तो व्हेन वी आर कंसर्न विद द नंबर ऑफ पार्टिकल्स वी यूज़ मोल। हम मोल तब यूज़ करते हैं जब हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने हो। मैक्रो पार्टिकल्स होते हैं ना, एटम, मॉलिक्यूल, हमने इनमें फाइंड करना हो कि इतने हमारे पास एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो ये मैक्रो पार्टिकल्स के लिए यूज़ होता है और इसकी मदद से हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करते हैं, ठीक है। और व्हेन वी आर कंसर्न विद द क्वांटिटी ऑफ मैटर वी यूज़ किलोग्राम। वी यूज़ इट टू मेजर मैस, हम इसे मैस मेजर करना शुरू करते हैं मैक्रो पार्टिकल का मैस मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो डिफरेंस क्या हुआ, मोल तब यूज़ होता है जब हमने माइक्रो पार्टिकल्स के लिए यूज़ किया जाता है। दूसरा ये है कि हमने उसके ज़रिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने हैं कि एक मोल में कितने एटम हुए, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। अगर मेरे पास एक मोल वाटर है तो मैं क्या कहूँगी, मेरे पास कितने मॉलिक्यूल्स हुए वाटर के, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो इसलिए इससे मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता लगते हैं, लेकिन इसमें मुझे क्वांटिटी पता लगती है, यानी मैस पता लगता है, ठीक है, मैटर का। और ये मैस ऑफ मैक्रो पार्टिकल्स होता है किलोग्राम में, माइक्रो एटम्स का मैस तो नहीं होता ना किलोग्राम में। उसके बाद स्टूडेंट्स मेजर लेंथ विद लीस्ट काउंट। स्टूडेंट्स मेजर करते हैं लेंथ, एक डिवाइस है जिसकी लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर, ठीक। तो एक स्टूडेंट ने ये मेजर की 0.2145 मीटर,
एक ने मेजर की 0.21 मीटर और एक ने मेजर की 0.214 मीटर। तो कौन सी करेक्ट है और क्यों है? हम कहेंगे ये वाली करेक्ट है। रीज़न, इसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि लीस्ट काउंट ऑफ स्केल इज, हमारे स्केल का लीस्ट काउंट क्या है? 1 मिलीमीटर। मतलब इसको मैं लिख सकती हूँ 1 मिली को 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 को मैं 0.001 लिख सकती हूँ। ठीक है, तो अगर मैं मिली की वैल्यू लिखूँ तो ये 0.001 मीटर हुई मेरे पास। आप इनमें देख के बताएं इनमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगर मेरी लीस्ट काउंट में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो मैंने जो भी लेंथ मेजर करूँगी उसमें भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए? 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। As least count is up to 3 decimal places, so length will be precisely measured up to 3 decimal places. अगर लेंथ जो है, अगर मेरे पास जो लीस्ट काउंट है वो कितना है? 3 डेसिमल प्लेसेस तक का है, तो लेंथ भी मेरी 3 डेसिमल प्लेसेस तक ही करेक्ट होगी। लेंथ भी मेरी 3 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट होगी। ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक है, ये 4 डेसिमल प्लेसेस तक है, ये नहीं ले सकती मैं। अगला क्वेश्चन है कि एक अ चेन इज एज स्ट्रॉन्ग एज अ वीकेस्ट लिंक। इसको हमने अपनी एनालॉगस स्टेटमेंट के तौर पर लिखना है। तो अगर मैं चेन को द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल डेटा कहूँ, मेरे जितना भी एक्सपेरिमेंटल डेटा है ना उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी करने से मेरा जो रिजल्ट आ रहा है वो इज एज स्ट्रॉन्ग एज, वो उतना ही एक्यूरेट होगा। मैं इसको स्ट्रॉन्ग की जगह मैं एक्यूरेट का लफ्ज़ यूज़ करूँ, वीकेस्ट लिंक की जगह मैं क्या यूज़ करूँ? लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग यूज़ करूँ। तो क्या मेरी बनेगी एनालॉगस स्टेटमेंट? अ रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल डेटा इज ओनली एज मच एक्यूरेट एज लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग इन एक्सपेरिमेंटल डेटा। तो इसका मैं एग्जांपल दूंगी कि मेरे एक्सपेरिमेंटल डेटा का ना ये रिजल्ट आए हैं 3, कोई भी मैंने एक्सपेरिमेंट किया, उसका मेरे पास ये डाटा आया। अब मैंने इस डाटा को ऐड करना है, मैंने ऐड किया, मेरे पास ये रिजल्ट आया। ठीक है, तो अब मेरा ये जो रिजल्ट है ये कितना एक्यूरेट होगा? इज एज मच एक्यूरेट एज, ये जो रिजल्ट है वो कितना एक्यूरेट होगा जितना मेरी लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग होगी। अब इनमें से लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग कौन सी है पहले ये डिसाइड कर लेते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस वाली रीडिंग लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग है, जिसमें सबसे कम डेसिमल प्लेसेस है। इसमें 1 डेसिमल प्लेसेस है, इसमें 2 और इसमें 3। तो सबसे कम डेसिमल प्लेसेस किसमें है? इसमें। तो मेरे एक्सपेरिमेंटल डेटा का रिजल्ट भी 1 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट होगा। ठीक, ये हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स में पढ़ा था कि जब हम नंबर्स को ऐड या मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग के मुताबिक ही रिजल्ट लिखते हैं। ये वो है कि मतलब मेरे 1 डेसिमल प्लेस तक ही डाटा करेक्ट होगा। द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज मेजर्ड बाय स्टॉप वॉच, व्हाट टाइप ऑफ एरर इज पॉसिबल। अगर मैं सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मेजर करूँ स्टॉप वॉच के ज़रिए तो कौन एरर्स पॉसिबल होते हैं? सिस्टमैटिक एरर और एक होता है रैंडम एरर। इधर मैंने रैंडम नहीं लिखा, रैंडम एरर। तो 2 टाइप्स का एरर है, एक सिस्टमैटिक एरर और एक रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर किस वजह से आ सकता है? एरर इन स्टॉप वॉच में है 0 एरर, इसमें 0 एरर होगा तो जाहिर बात है मेरा रीडिंग गलत आएगी। दूसरी, सेलिब्रेशन इज़ इनकरेक्ट, मैंने जो स्टॉप वॉच है उसकी सेलिब्रेशन इनकरेक्ट की है। मींस कि मैंने जो है ना उसका मेरी जो स्टॉप वॉच है ना उसको 0 पे सेट करना पड़ता है। सेलिब्रेट ऐसे ही करते हैं ना, उसको 0 पे सेट करना पड़ता है उसको जब भी कोई एक्सपेरिमेंटल डाटा मेजर करना हो एक्सपेरिमेंट में। तो मैंने 0 पे सेट ही नहीं किया उसको, सेलिब्रेशन इनकरेक्ट किया। अब रैंडम एरर क्या है? निग्लिजेंस एंड इनएक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन, कि जो मेजर कर रहा है ना उसने ध्यान नहीं दिया
यानी कि उसने क्या किया, उसने जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो चुका था, ठीक है, सिंपल पेंडुलम की मोशन स्टार्ट हो चुकी थी, उसके थोड़ी देर बाद उसने उस स्टॉप वॉच को स्टार्ट किया, ठीक। तो उसने क्या किया, ध्यान नहीं दिया, उसकी वजह से भी एरर आ सकता है। उसके बाद डज द डायमेंशनल एनालिसिस गिव एनी इंफॉर्मेशन ऑन कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। हमने डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ा, डायमेंशनल एनालिसिस के ज़रिए हम क्या फाइंड कर सकते हैं, हम दो इक्वेशंस की एक इक्वेशन हमारी करेक्ट है या नहीं, ये फाइंड कर सकते हैं। दूसरा हमने कहा था कि हम ये फाइंड कर सकते हैं कि हमारा जो फॉर्मूला है, जो भी मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी है जैसे वेलोसिटी है, उसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो डायमेंशनल एनालिसिस क्या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देता है? डायमेंशनल एनालिसिस उसकी वैल्यू के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। डज नॉट प्रोवाइड एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। मतलब मेरे पास जी की वैल्यू क्या है और इस जी की वैल्यू क्या है, के जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या है, ये मेरे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है ना, इनकी वैल्यूज क्या है, ये डायमेंशनल एनालिसिस के जरिए नहीं पता लग सकता। लेकिन बट इट कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिट्स ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। लेकिन इनके यूनिट्स क्या हैं ये हम पता लगवा सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने इसकी एग्जाम्पल में किया था, विस्कोसिटी का यूनिट फाइंड किया था, इस तरह हम इनके भी यूनिट्स फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल सेम वही तरीके से। अब व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी, और इनका प्रेशर और डेंसिटी की डायमेंशन फाइंड करो। सारे प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स की डायमेंशन क्या है, फोर्स का यूनिट पहले लिखते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, तो mL/T-2, ये हुई इसकी डायमेंशन। अगर इसकी डायमेंशन ये हुई तो ये फोर्स की डायमेंशन हुई। एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर की डायमेंशन क्या हुई, एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर एरिया की डायमेंशन हुई। अब एक एल इससे कट जाएगा, एम, ये एल ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1 माइनस mL-1T-2, ये मेरे पास प्रेशर की डायमेंशन हुई। अब डेंसिटी की डायमेंशन क्या है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, रो इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैस की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल एम। वॉल्यूम की डायमेंशन, वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब की डायमेंशन क्या हुई, एल क्यूब, तो एल क्यूब, एल ऊपर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो mL-3। नेक्स्ट हमारा है अगला क्वेश्चन, द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ वेव डिपेंड्स अपॉन द स्पीड v एंड ऑफ द वेव एंड इट्स फ्रीक्वेंसी। ये आपने पढ़ा हुआ, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा फॉर्मूला पढ़ा है ना, ये उसकी बात कर रहा है। तो उसमें वो कह रहा है कि आपके पास लैम्डा की जो डायमेंशन है वो l है, v की डायमेंशन, वेलोसिटी की डायमेंशन आपको दे दी गई है जो कि L-T-1 है, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन जो है वो T-1 है। तो आपने ये फाइंड करना है कि ये वाला फॉर्मूला करेक्ट है, ये वाला फॉर्मूला करेक्ट है, ठीक। तो ये हमने डायमेंशनल एनालिसिस के जरिए बताना है। हमने लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन फाइंड करेंगे और राइट हैंड साइड की डायमेंशन फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन गिवन है T-1, तो T-1 लेंथ लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया। राइट हैंड साइड पे हमारे पास है वी लैम्डा, वी की डायमेंशन L-T-1, लैम्डा की डायमेंशन L, ठीक। उसके बाद ये L और ये L स्क्वायर बन जाएगा T-1। अब ये T-1 लेफ्ट हैंड साइड पे आया हमारे पास और राइट हैंड साइड पे आया L स्क्वायर T-1, तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो हमारी ये इक्वेशन क्या हुई, इनकरेक्ट। दूसरा है F इज इक्वल टू V ओवर लैम्डा। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन T-1 है, और राइट हैंड साइड पे V ओवर लैम्डा है, V की डायमेंशन L-T-1 है, ऊपर आ गई, और लैम्डा की डायमेंशन L है, नीचे आ जाएगी। ये L इस L से कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, T-1। तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन हमारे पास क्या आई, T-1, राइट हैंड साइड पे T-1, दोनों इक्वल हुए तो करेक्ट, ये वाली इक्वेशन क्या हुई, करेक्ट।
जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन हमने किए हैं उनमें सिर्फ 1.5 वाला है जो अनइम्पोर्टेंट है, मतलब वो एक दफ़ा भी बोर्ड में नहीं आया, वो जो एनालोगस स्टेटमेंट वाला है। उसके अलावा बाकी सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मरतबा आ चुके हैं बोर्ड में।